हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियोस तक हमने स्पेसिएशन या जाति भवन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या कार्बनिक विकास के प्रमाणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक कार्बनिक विकास के कंसेप्ट के बारे में। द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय लेमार्क, डार्विन, क्यूवियर, वीजमान एंड हक्सले एक्सेट्रा आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो जो ये योगदान दिया था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के थ्योरी के बारे में, जिसमें डार्विन, क्यूवियर, वीजमान तथा हक्सले इत्यादि थे, ये इनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है रोल होता है इसके अंदर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। सिंस दीज मोटिवेटेड रियल साइंटिफिक थिंकिंग ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, तो इन वैज्ञानिकों ने जो सही प्रकार के वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण हैं वो प्रस्तावित किए थे उद विकास की प्रक्रिया के बारे में। एंड दैट थ्योरीज आर स्टिल बीइंग हेल्पफुल, और आज के समय में भी इनके द्वारा दी गई थ्योरीज जो है ये सबसे अधिक सहायक होती है। तो सबसे पहले लेमार्क ने दी थी लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत दिया था। लेमार्क थ्योरी हाईलाइट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द लिविंग बीइंग। तो लेमार्क की थ्योरी में ये मुख्य था कि एनवायरनमेंट या पर्यावरण का जो प्रभाव होता है वो जीवित जीवों के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। द चेंजेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनवायरनमेंट आर एक्वायर्ड बाय द लिविंग बीइंग्स। तो जो चेंजेज एनवायरनमेंट या पर्यावरण के द्वारा किए जाते हैं वो जीवित जीवों के द्वारा उपार्जित किए जाते हैं या अर्जित किए जाते हैं। एंड आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, और वे जितने भी कैरेक्टर उपार्जित करते हैं यानी पर्यावरण के द्वारा आते हैं, ये इनहेरिट किए जाते हैं अगली जनरेशन, यानी इनकी वंशागति जो है वो अगली पीढ़ी के अंदर होती है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंतर्गत दूसरी जो थ्योरी दी थी वो थी डार्विन के द्वारा दी गई थ्योरी। ये थ्योरी इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वरण। डार्विन फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने अपनी थ्योरी जो है वो दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जातियों का उद्भव जो है वो प्राकृतिक वरण के द्वारा हुआ है। इसके बाद आते हैं वीजमान। तो वीजमान की थ्योरी जो है ये थी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म की जो कंटिन्यूटी या सततता है उसके बारे में वीजमान ने अपने मत प्रस्तुत किए। द जर्म प्लाज्म प्रोड्यूसेज गैमेट्स। तो जर्म प्लाज्म जो होता है उसके द्वारा गैमेट्स या युग्मक बनते हैं, विच ट्रांसमिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट इनटू ऑफस्प्रिंग। और ये जो गैमेट्स होते हैं ये लक्षणों को आगे लेके जाते हैं पैतृक पीढ़ी से उनकी संतति पीढ़ी के अंदर। तो ये वीजमान की थ्योरी थी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की। इसके बाद आती है द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जो आधुनिक संश्लेषण थ्योरी है द ऑफ इवोल्यूशन, जो कि उद विकास के बारे में दी गई थी। हैज़ इवॉल्व्ड, इसका उद्भव हुआ ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, यानी पिछली शताब्दी 19वीं शताब्दी के अंदर, थ्रू एन एडिशन ऑफ फैक्ट्स, जिसके अंदर कुछ तथ्य जो है और जोड़े गए, विच आर थ्योरिटिकल कंक्लूजन्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट, जो कि कुछ थ्योरिटिकल कंक्लूजन या उनके जो निष्कर्ष थे वो दिए गए थे कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, और उनको ऐड किया गया था सभी इवोल्यूशनरी थॉट्स के साथ में। डॉबजेहान्स्की 1937 इन हिज बुक जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो डॉबजेहान्स्की ने अपनी पुस्तक जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी तथा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जातियों की उत्पत्ति, इस पुस्तक के अंदर जो है उन्होंने इसके बारे में लिखा था। हैज़ एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ जेनेटिक चेंजेस इन पॉपुलेशन इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो उन्होंने जेनेटिक चेंजेज या आनुवंशिकी जो परिवर्तन आते हैं उनकी भूमिका जो है पॉपुलेशन के अंदर बताई थी कि इसके कारण जो है इवोल्यूशन का प्रोसेस किस प्रकार से हुआ था। तो इवोल्यूशन के अंदर जेनेटिक्स का कितना रोल है वो डॉबजेहान्स्की ने अपनी पुस्तक के अंदर बताया था। At present, the synthetic theory of evolution recognizes 5 basic processes, namely gene mutation, changes in chromosomes number,
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो जो वर्तमान के अंदर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या उद विकास का संश्लेषित जो थ्योरी है, उसके अंदर 5 मुख्य प्रक्रियाएं जो है बताई गई है इवोल्यूशन के लिए, जिसमें आती है जीन म्यूटेशन यानी जीनों के अंदर उत्परिवर्तन, चेंजेज इन क्रोमोजोम नंबर यानी कि क्रोमोजोम या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आनुवांशिक रिकॉम्बिनेशन होना, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या जननीय पार्थक्य जो होता है उसके कारण इवोल्यूशन हुआ है। द थ्री एसेसरी प्रोसेसेज ऑल्सो अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द प्रोसेस। तो 3 आवश्यक जो प्रक्रियाएं हैं इसके अंदर जो है और साथ में इनके अफेक्ट करती है इस प्रोसेस को, यानी इसके ऊपर प्रभाव डालती है। तो ये प्रक्रियाएं हैं माइग्रेशन या पलायन करना, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, और चांस इन स्मॉल पॉपुलेशन यानी छोटी पॉपुलेशन के अंदर जो है चांसेस जो बढ़ते हैं उसके भी प्रभाव जो है इस उद विकास के अंदर होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो है कुछ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के थॉट्स हैं जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे। अब बात करते हैं एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, यानी कार्बनिक विकास या उद विकास के प्रमाणों के बारे में। तो कुछ अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के प्रमाण दिए जिसके द्वारा ये साबित होता है कि कार्बनिक विकास जो है वो हुआ है समय के साथ में। तो पहले जो प्रमाण आते हैं वो है पैलियोंटोलॉजिक एविडेंसेस, जिन्हें जीवाश्मीय प्रमाण कहते हैं। जो जीवाश्म मिले हैं उनके आधार पर जो है बताया जाता है कि उद विकास कैसे हुआ। कुछ प्रमाण मिलते हैं इनमें कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, यानी तुलनात्मक शारीरिकी व आकारिकी जो जीवों की है उनके प्रमाण के आधार पर इवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेज या इन्हें भ्रूणिकी प्रमाण कहते हैं। इसके बाद आते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेज यानी जैव भौगोलिक प्रमाण, यानी इनका जो वितरण है जीवों का वो किस प्रकार है जियोग्राफिकल रेंजेज के अंदर। पांचवा आता है इनमें एविडेंसेज फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, यानी जीवों के अंदर जैव रसायन और उनकी तुलनात्मक कार्यकी यानी फिजियोलॉजी को कंपेयर करके बताया जा सकता है कि इनमें इवोल्यूशन हुआ था। तो इनके बारे में भी ये प्रमाण पाए जाते हैं। इसके बाद अगले प्रमाण आते हैं एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान से प्रमाण। कोशिकाओं की स्टडी से भी कुछ प्रमाण मिलते हैं जो उद विकास के बारे में बताते हैं। इसके बाद आते हैं टैक्सोनॉमिकल एविडेंस, यानी वर्गीकीय प्रमाण, या सभी जीवों के वर्गीकरण से पता चलता है कि इनमें उद विकास हुआ था, धीरे धीरे इनके अंदर चेंजेज आके। फिर इसके बाद आता है एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स, यानी इनकी तुलनात्मक आनुवंशिकी देखी जाए तो उनसे ये प्रमाण मिलते हैं कि इनमें उद विकास हुआ था। इसके बाद आते हैं एविडेंसेस फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, तो पादप व जंतु प्रजनन से भी इवोल्यूशन के प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेज, यानी ऐसे एविडेंस जो कि फॉसिल रिकॉर्ड्स यानी जीवाश्मों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड्स इट हैज़ बीन कंक्लूडेड दैट इवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इन ए ग्रेजुअल मैनर। तो जीवाश्मीय प्रमाणों के आधार पर ये बताया जाता है या निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो इवोल्यूशन या उद विकास हुआ था ये सरल से जटिल प्रकार के जंतुओं के और हुआ था, यानी पहले सरल प्रकार के जंतु आए, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रकार के जंतुओं का उद्भव हुआ था। और ये जो है ग्रेजुअल मैनर में हुआ, यानी इनके उत्तरोत्तर क्रम विकास के अंदर ही इनमें उद विकास हुआ था। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स इन अर्ली रॉक्स। जो प्रारंभिक चट्टानें थी उनमें कितनी संख्या के अंदर जीवाश्म मिले और उनकी प्रकृति क्या थी जीवाश्मों की। द रॉक्स ऑफ अर्ली एरा, यानी ऐसी चट्टानें जो प्रारंभिक काल की थी जैसे प्रोटेरोजोइक काल के अंदर, कंटेन लेस नंबर ऑफ फॉसिल्स। तो इस प्रकार की चट्टानों के अंदर बहुत ही कम संख्या में फॉसिल्स मिले हैं देन द रॉक्स ऑफ लेटर एरा। और जो बाद में इस एरा के बाद में यानी अर्ली एरा के बाद में जो रॉक्स बनी थी उनके अंदर जो है वो अधिक संख्या में फॉसिल्स या जीवाश्म पाए जाते हैं। ओनली फॉसिल ऑफ सिंपल मेराइन वर्टिब्रेट्स आर इन दीज रॉक्स। और जो अर्ली एरा के रॉक्स थे उनके अंदर कुछ सरल प्रकार के
मेराइन इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि जो समुद्री अकशेरुकी जंतु थे वो पाए जाते थे उन रॉक्स या चट्टानों के अंदर। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन सी एज ए सिंपल फॉर्म। और इसके आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि जो प्रथम जीवन था वो ओरिजिनेट या उसकी उत्पत्ति जो है समुद्र में हुई, एक सिंपल फॉर्म या सरल प्रारूप के रूप में। सो फॉसिल्स वर नॉट इन प्लेंटी इन बिगिनिंग एज दे वर इन लेटर स्टेज। तो जो जीवाश्म थे वो प्रारंभ में बहुत ही कम थे, यानी कम संख्या में पाए जाते थे, और उसके बाद के समय में ये अधिक संख्या में जो है वो पाए जाते थे। अब इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन द सक्सेसिव स्ट्रेटा, यानी बाद के जो उत्तरोत्तर स्तर बने हैं चट्टानों के, उसके अंदर फॉसिल्स या जीवाश्मों का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किस प्रकार का है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इंडिकेटेड दैट अर्ली फॉसिल्स प्रेजेंट इन द बॉटम रॉक्स आर सिंपल। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण है जीवाश्मों का, ये प्रदर्शित करते हैं कि जो प्रारंभिक फॉसिल या जीवाश्म उपस्थित हैं जो इनके बॉटम रॉक्स यानी तल के अंदर पाई जाने, भूमि के अंदर तल में जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं, उनके अंदर जो फॉसिल्स मिले हैं वो सिंपल या सरल प्रकार के हैं। हाउएवर द रिसेंट फॉसिल्स फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द रॉक्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। और जो हाल ही में मिले फॉसिल्स या जीवाश्म जो होते हैं, ये ऊपर की परतों में मिले, जो भूमि की ऊपर की परतें हैं उसमें जो मिले हैं वो अधिक इनमें जटिल प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो अधिक गहराई के अंदर पाए जाने वाले जीवाश्म हैं वो बहुत ही सरल प्रकार के हैं, और ऊपरी परतों के अंदर जो जीवाश्म पाए जाते हैं चट्टानों के अंदर वो अधिक जटिल प्रकार के पाए जाते हैं। इट शोज़ दैट fossil forms become more and more complex as we proceed from earliest to recent rock। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो जीवाश्मीय प्रकार हैं, जो प्रारूप मिले हैं, ये अधिक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रकार के होते गए जैसे जैसे हम प्रारंभिक चट्टानों से जो ऊपरी चट्टानें या भूमि की ऊपरी परत की जो चट्टानें हैं उसकी तरफ आते हैं, तो यहाँ पर जटिलता देखने को मिलती है जीवों के अंदर। द रॉक्स ऑफ द प्रोटेरोजोइक एरा कंटेन फ्यू फॉसिल्स। तो प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर मिलने वाली जो फॉसिल्स थी, रॉक्स थी, उनके अंदर जो फॉसिल या जीवाश्म थे उनके अंदर बहुत ही कम जीवाश्म पाए गए। द पेलियोजोइक एरा कंटेन्स अबंडेंट फॉसिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो जो पेलियोजोइक एरा के अंदर पाए गए थे जीवाश्म जो मिले, उनमें इनवर्टिब्रेट्स के अधिक फॉसिल थे, यानी अकशेरुकी प्राणियों के अधिक जीवाश्म मिले। उनमें फिशेज यानी मछलियों के और एम्फीबियंस यानी उभयचरों के जो जीवाश्म हैं वो मिले। द रॉक्स ऑफ मीजोजोइक एरा हैव द फॉसिल ऑफ ग्रेट रेप्टाइल्स जैसे डायनासोर एंड प्रिमिटिव बर्ड्स एंड मैमल्स। तो उसके बाद के एरा यानी मीजोजोइक एरा के अंदर इसमें जो फॉसिल या जीवाश्म मिले ये बहुत ही बड़े रेप्टाइल यानी सरीसृप थे, जैसे कि डायनासोर्स, कुछ आदिम प्रकार के बर्ड्स यानी पक्षी थे, और कुछ इसमें मैमल्स या स्तनधारी जीव थे। इन द सीनोजोइक एरा, तो सीनोजोइक एरा के अंदर जो रॉक्स बनी उन चट्टानों के अंदर द फॉसिल्स ऑफ वेरियस मैमल्स आर एबंडेंट। तो इनके अंदर मिलने वाले जीवाश्मों में मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों के अनेक प्रकार के जो जीवाश्म थे वो इनके अंदर अधिक पाए गए थे। थर्ड इसमें आता है जीवाश्म के अंदर डिस्पारिटी बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी जो पुराने समय के जो जीवन थे और आज के समय में जो जीवन है उनके अंदर जो है वो भिन्नता किस प्रकार से है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल स्टडी, तो जीवाश्मी अध्ययन के अनुसार इट हैज़ बीन शोन दैट द अर्ली ऑर्गेनिजम्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न फॉर्म्स। तो इसमें ये प्रदर्शित होता है कि जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स यानी प्रारंभिक जो जीव बने थे वो आज के समय में पाए जाने वाले जीवों के प्रारूपों से बहुत ही भिन्न प्रकार के थे। दस द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन चेंजिंग सिंस देयर अपीयरेंस। तो जितने भी जीव हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित होते गए उनकी अपीयरेंस के अंदर, विच सपोर्ट दैट इवोल्यूशन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस। और इससे यह पता चलता है कि इवोल्यूशन जो है इनके अंदर हुआ था। तो सरल प्रकार, सिंपल प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बने
और इनकी जो संख्या है प्रारंभिक में कम थी, लेकिन बाद में ये अधिक होती गई। और अलग अलग काल के अंदर प्रारंभिक काल में एक संख्या कम थी, अलग प्रकार के जीव थे, मध्य काल में अलग थे, और उसके बाद में अलग प्रकार के जो जीव पाए गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि फॉसिल्स जो मिले हैं उसके अनुसार ये पता चलता है कि ये इवोल्यूशन के कारण ही हुआ है। जैसे जैसे इनमें चेंज आता गया वैसे वैसे एनिमल जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होते गए। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।